afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर 2 पे। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जल्दी से देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे मैंने सोचा कि सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। लास्ट हमने वीडियो डबल फर्टिलाइजेशन की देखी थी। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एनसीईआरटी एंड नीट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं आज। Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program। तो जो artificial hybridization का एक प्रोग्राम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात का ध्यान रखना कि जो चीज हमें जिस तरह के पॉलन ग्रेन्स चाहिए, यानी कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, वही पॉलिनेशन के प्रोसेस में यूज किए जाए। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाए कंटामिनेशन से, यानी कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स से। तो जो पॉलन ग्रेन्स हमारे पास अनवांटेड है, यानी कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक अच्छी प्रोजेनी चाहिए, इसलिए हमें उनसे उनकी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। किसको? स्टिग्मा को। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए इस प्रोग्राम में, बेसिकली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स चाहिए पॉलिनेशन के लिए, ताकि हम उसको स्टिग्मा पर स्टिक कर सके। अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक से। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स आती है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग का जो बेसिक जो आपको डायग्राम दिखा रखा है वो पिक्चर में दिखा रखा है आपको। इमैस्कुलेशन का प्रोसेस सबसे पहले दिखा रखा है फॉरसेप्स मेथड से। फॉरसेप्स क्या होता है? इसे कहते हैं फॉरसेप्स। ठीक है, जो आप बायो लैब में तो बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। फ्लावर बर्ड होता है, जो बर्ड ओपन होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एंथर के जो अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उसको ले लेते हैं। ठीक है, जो डिजायर्ड होते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को ले लेते हैं और फिर उसे स्टिग्मा पे स्टिक करते हैं। और बैगिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो फ्लावर है ना आपके पास, बर्ड उसको एक इस तरह के बैग से, पॉलिथीन बैग से कवर कर देते हैं। कवर इसलिए कर देते हैं ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स विंड या वाटर जैसी एजेंसी से, या एनिमल की एजेंसी, कोई भी वेक्टर हो सकता है, उससे आकर इस पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स झड़ ना जाए। सिंपल, बस इतना ही इसका मेन काम होता है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स का। इसके बारे में और फर्दर डिटेल से कि है क्या। सबसे पहले तो इमैस्कुलेशन बैगिंग पढ़ेंगे। अगर फ्लावर पेरेंट बायसेक्सुअल फ्लावर्स है, यानी कि अगर फीमेल पेरेंट जो है हमारे पास प्लांट है बायसेक्सुअल है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइसिस, डिहाइसिस मतलब झड़ना, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेस इज नेसेसरी। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास एंथर है उसका डिहाइसिस होना, पेयर ऑफ फोर्सेप्स, यानी कि अभी मैंने आपको फोर्सेप्स सिखाया था उससे। This step is referred to as emasculation। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को रिमूव करना एंथर से, और फ्लावर बर्ड पे डिहाइसिस करना उसको फोर्सेप्स के यूज से, उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। ठीक है, तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है उसको कवर करना है हमें एक बैग से जो सुटेबल साइज का हो, चाहे वो बटर पेपर से बना हो। वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से फ्लावर को, ताकि उस पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स आकर ना चिपके। इस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। नाम से पता लग रहा है बैगिंग हो रही है, उसको कवर किया जा रहा है। जब स्टिग्मा, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, अब हमने उस फ्लावर को बैग से कवर कर दिया, तो जब वो रिसेप्टिविटी गेन कर लेगा, यानी कि एक ऐसी मैच्योरिटी में आ जाएगा, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट किए जाएंगे एंथर से, मेल पेरेंट से, और उसको क्या किया जाएगा, झाड़ा जाएगा, यानी कि डस्ट किया जाएगा स्टिग्मा पर। एंड द फ्लावर, फिर उसको फ्लावर को फिर से रीबैक कर दिया जाए, ताकि जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स है वो अनवांटेड पॉलन ग्रेन से डिस्टर्ब ना हो, एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, ताकि उसमें फ्रूट्स भी डेवलप हो जाए। ऑलराइट, तो वही सेम इमैस्कुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमें क्या करना है, जब फीमेल पेरेंट
बायसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बायसेक्सुअल फ्लावर की, क्योंकि जो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसमें ऐसा करने की मैस्कुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। बायसेक्सुअल फ्लावर होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, पॉलन ग्रेन्स जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको एंथर में से ले लेते हैं फ्लावर के और उसको डस्ट करते हैं स्टिग्मा पर और उसको फिर बैग लगा देते हैं उस पे, यानी कि कवर कर देते हैं उसको अच्छे से बटर पेपर या किसी भी पॉलिथीन बैग से उसको कवर कर देते हैं ताकि उस पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना आए। तो दिस प्रोसेसेस आर नॉन एज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन और बैगिंग में अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो बायसेक्सुअल की कंडीशन थी, तो जब फ्लावर जो है प्लांट फीमेल पेरेंट जो है यूनिसेक्सुअल हुआ तो उसमें मैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फीमेल जो है वो पार्ट अलग हुआ और मेल पार्ट जो है हमारे पास जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है वो अलग हुआ, तो उसमें तो ऐसा करने की जरूरत है। अगर प्लांट एक ही प्लांट में दो फ्लावर होंगे तो झड़ने की ज्यादा चांसेस है ना, वो पास पास है, ठीक है, तो लेकिन जो दूर दूर हुए हमारे पास तो उसको तो हम पास ला सकते हैं। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन, तो फ्लावर्स के ओपन होने से पहले जो फीमेल फ्लावर का बर्ड होती है, यानी कि ये जो आपको कली दिखाई दे रही है इसको हम बैग कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, मतलब स्टिग्मा इस तरह से मैच्योर हो जाती है, पॉलिनेशन होता है, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर लाया जाता है एंड फ्लावर को उसके बाद फिर से रीबैग्ड कर दिया जाता है ताकि उस पे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स ना आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको मेरी आईडी दिख रही होगी, मैंने वहां पर आप स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बायोलॉजी की उस पर मैंने ग्रुप बना लिया है, तो आपको अगर कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो तो आप मुझे वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात की थी, अब एंडोस्पर्म की बात करते हैं। जो सेंट्रल सेल होता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये हमने पढ़ा था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन से उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही एक पार्ट है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो सेंट्रल सेल होता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और फिर वो किस में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट, व्हाई, एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रॉयो से पहले होती है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको नीचे लिखा हुआ है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि पीईसी, वो डिवाइड करते हैं रिपीटेडली बार बार एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ये तो मैंने आपको बताया था डबल फर्टिलाइजेशन में, अगर आपको याद हो, जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है हमारे पास ऑलरेडी फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई से जो सेंट्रली लोकेटेड होती है, सेंटर में लोकेट होती है, तो वो क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाते हैं 3N, अगर आपको याद हो। जी अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स, इसका आंसर अब मिला हमें कि जो टिश्यूज होते हैं सेल के, ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो फूड मटेरियल से रिजर्व होते हैं, यानी कि उनमें फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रॉयो को, तो वो एम्ब्रॉयो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो होती है वो एम्ब्रॉयो की डेवलपमेंट से पहले होती है, ताकि उनके पास फूड मटेरियल रिजर्व हो जाए और जब एम्ब्रॉयो बन जाए तो वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ज्यादातर जो कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो पीईएन होता है, पीईएन का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करती है, न्यूक्लियस है न्यूक्लियर डिवीजन ही करेगी, तो कई बार क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में जब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर डिविजन्स करता है और एक फ्री न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करता है, फ्रीली न्यूक्लियाई, वो किसी, जैसे हम बोलते हैं ना मेम्ब्रेन से बाउंड होती है न्यूक्लियस, तो वो किसी भी मेम्ब्रेन वगैरह से बाउंड नहीं होती, वो फ्रीली मूव रहती है। ठीक है, तो इस तरह की स्टेज जो होती है उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कोकोनट। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की स्टेज को वो रिप्रेजेंट करती है। एंडोस्पर्म दिखा रखा है आपको पिक्चर में और एम्ब्रॉयो दिखा रखा है, तो एंडोस्पर्म में देखो एंडोस्पर्म वाला पार्ट ज्यादा है, उसमें फूड मटेरियल्स जो है रिजर्व रहते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर सके, और ये आपको पार्ट एम्ब्रॉयो का दिख रहा है जो आपको वो उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
ठीक है। एंडोस्पर्म में आगे बात करेंगे तो जिसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कोकोनट होता है। ठीक है, फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म, ये सेलुलर बन जाता है, जिसका एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट के पास हमें एक व्हाइट कर्नल दिखाई देता है। कोकोनट आपने सभी ने नारियल देख रखा है, उसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है या तो एम्ब्रॉयो के द्वारा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, या तो एंडोस्पर्म का सारा न्यूट्रिशन ले लेता है एम्ब्रॉयो, जैसे कि मटर, पी और ग्राउंडनट, बीन्स, फली में हम देखते हैं बिफोर सीड मैच्योरेशन। जब सीड मैच्योर होता है उससे पहले या तो एम्ब्रॉयो एंडोस्पर्म का सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेते हैं, फूड वगैरह, या फिर वो परसिस्ट करके रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं जब तक सीड मैच्योर नहीं हो जाता। कैस्टर और कोकोनट जिसका एग्जाम्पल है, और जब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता वो उसको संभाल के रखता है, किसे, फूड मटेरियल्स को जो एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयो की बात करें स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। एंडोस्पर्म के बारे में बस इतना ही बताना था कि जो पीईसी में वो डेवलप हो जाते हैं बाद में एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, कोकोनट जिसका एग्जांपल बताया वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कई बार जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं। ऑलराइट, अब एम्ब्रॉयो की बात करें तो एम्ब्रॉयो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है, क्योंकि एम्ब्रॉयो जो है वो जाइगोट के लिए डेवलप हुआ है, तो जाइगोट जो है वो डेवलप करते हैं एम्ब्रॉयो को आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रॉयो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रॉयो सैक। तो हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में माइक्रोपाइलर एंड जो होता है अपर एंड होता है, ठीक है, वहां पर एम्ब्रॉयो डेवलप होता है जहां पर जाइगोट सिचुएट रहता है। तो जहां पर जाइगोट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वहां पर एम्ब्रॉयो डेवलप करता है। अर्ली स्टेज जो होती है एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट की, मोनोकोट्स और डाइकोट्स में दोनों ही सिमिलर होती है। जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है, द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रॉयो, जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रॉयो को राइज करता है, फिर धीरे धीरे वो ग्लोबुलर मतलब उसकी शेप चेंज होती है, फिर उसमें हर्ट शेप्ड होती है एंड देन मैच्योर एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको माइक्रोपाइलर रीजन दिखा रखा है, यहाँ पर जाइगोट जब सिचुएटेड होता है तो यहीं पर एम्ब्रॉयो भी डेवलप करता है। डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रॉयो की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स डाइकोट एम्ब्रॉयो में और मोनोकोट एम्ब्रॉयो में, जो कि फिर से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रॉयो होता है वो एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस को कंसिस्ट करता है और एक टू कोटिलेडन्स को एक्सिस्ट करता है। कोटिलेडन्स का स्टूडेंट्स किसी ने मेरे से पहले भी क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में कि कोटिलेडन किसे कहते हैं, मैंने उन्हें रिप्लाई किया था कि कोटिलेडन्स प्राइमरी लीफ का एक पार्ट होता है जो आगे सीड्स में डेवलप होता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रॉयनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स, जो पोर्शन होता है कोटिलेडन के अबव का उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। ठीक है, एपिकोटाइल कहते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट फिगर में देखेंगे अगर आपको पहली लाइन क्लियर नहीं हुई है। डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रॉयो में दो कोटिलेडन्स होते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसे पिक्चर में आपको मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, और एम्ब्रॉयनल एक्सिस क्या होती है, उनके आसपास ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस होती है। ठीक है, कोटिलेडन के एम्ब्रॉयनल एक्सिस ये दिख रही है आपको, कुछ डार्क डार्क व्हाइट पार्ट जिसे मैं मार्क करूँ, इसे कहते हैं हम एम्ब्रॉयनल एक्सिस। ठीक है, तो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रॉयो में एम्ब्रॉयनल एक्सिस होती है और एक दो कोटिलेडन्स होते हैं। जो कोटिलेडन्स के अबव का पोर्शन होता है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। यहाँ आपको ये दिख रहा है आपको डाइकोट का, वो मोनोकोट का है, हम डाइकोट पे ध्यान देंगे। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। अब लेफ्ट साइड देखेंगे, ये वाला एरो जो आपको ग्रीन वन पार्ट दिख रहा है डार्क ग्रीन, दैट इज एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल जो होता है वो बाद में प्लूम्यूल बनता है, यानी कि विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल, वो प्लूम्यूल के साथ टर्मिनेट करता है और फिर उसके बाद जब मैच्योर हो जाता है तो स्टेम बनती है, उससे स्टेम वाला पार्ट जो होता है वो प्लूम्यूल वाला होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो होता है लेवल ऑफ कोटिलेडन से नीचे का उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, यानी कि आप मार्क कर रही हूं मैं जहां पर इस वाले पार्ट को, ये सिलेंड्रिकल टाइप पार्ट आपको शो कर रहा है, दैट इज हाइपोकोटाइल। जो क्या करता है, लोअर एंड होता है, नीचे वाला एंड होता है सीड का, कोटिलेडन्स का, और वो रेडिकल यानी कि रूट टिप बनाता है। तो रूट टिप यानी कि रेडिकल पार्ट कहां से आता है, हाइपोकोटाइल से, और प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप वो कहां से आती है, एपिकोटाइल से। फिर रूट टिप जो होता है आगे रूट कैप से कवर होती है। ऑलराइट, मोनोकोटिलेडन सीड्स की बात करें, जो एम्ब्रॉयो है इसमें मोनोकोटिलेडन, उसके पास तो एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। ग्रास फैमिली जो होती है उसमें कोटिलेडन को स्क्यूटैलम कहते हैं। फिर से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रास फैमिली में कोटिलेडन को क्या कहते हैं,
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल स्क्यूटेलम कहते हैं उसे, जो कहाँ होता है, एक साइड एब्डोमिनल एक्सिस की किसी एक साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि है इसमें एक ही कोटिलेडन। एट इट्स लोअर एंड द एब्डोमिनल एक्सिस के पास रेडिकल यानी कि रूट कैप होती है, ठीक है, उसके पास एक अनडिफरेंशिएटेड सीड से कवर होती है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि एम्ब्रोनल एक्सिस का जो लोअर पार्ट होता है उस पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो है आगे टर्मिनेट होकर रेडिकल और रूट कैप बनाता है, ठीक है। रूट कैप जो रेडिकल वाला पार्ट होता है वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर होता है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं, ठीक है। कोलियोराइजा सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, तो ये आपको रेडिकल पार्ट दिख रहा है, रेडिकल जिससे कवर होता है उसे कोलियोराइजा कहा जाता है। The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle। तो अभी हमने देखा कि जो स्क्यूटेलम यानी कि जो ग्रास में कोटिलेडन होता है उसके अबव का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे पार्ट होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, जो आगे जाकर प्लूम्यूल यानी कि स्टेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एपिकोटाइल के पास शूट एपेक्स होता है, ठीक है, एंड फ्यू लीव प्रीमोर्डिया एनक्लोज विद होलो फॉलिकल स्ट्रक्चर कोलियोपटाइल। तो वो किससे कवर होता है, कोलियोपटाइल के पास, यानी कि जो प्लूम्यूल होता है वो शूट टिप को, यानी कि जो भी हम स्टेम वगैरह देखते हैं वो कहाँ से आई होती है, प्लूम्यूल वाले पार्ट से, और जो प्लूम्यूल को कवर करता है उसे क्या कहते हैं, कोलियोपटाइल कहते हैं। तो इस तरह से आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि सीड कोट क्या है और फ्रूट वॉल क्या होती है, सबसे कॉर्नर वाली वॉल, ठीक है। एल्यूरो लेयर भी इनके पास प्रेजेंट होती है जहां पर फूड मटेरियल्स रिजर्व करके रखा जाता है। ये एक छोटे से सीड का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया गया डायग्राम। एंडोस्पर्म जो होता है यहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म। स्क्यूटेलम अभी हमने बात की, वो क्या होता है, ग्रास में जो कोटिलेडन होता है उसे कहते हैं। कोलियोपटाइल जो होता है वो कवरिंग शीट होती है प्लूम्यूल की, और कोलियोराइजा जो होता है वो रेडिकल की कवरिंग शीट होती है। आई होप आपको समझ आ गया हो, ये कोटिलेडन प्रेजेंट होता है इस तरह से प्लांट में, ठीक है, किसी भी सीड में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो आपको या आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस तरह से पढ़ने का मौका मिले, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।